हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अंतर्गत संसाधन अध्याय के बारे में। इस संसाधन अध्याय में हम लोग बात करेंगे आज संसाधनों के प्रकार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है आपका मानव संसाधन। तो हमने 3 संसाधन की बात की है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है। जैसे नदियाँ एक प्राकृतिक संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो रोज आप सड़क देखते हो, जिस पर आप रोज चलते हो, वो सड़क मानव निर्मित संसाधन है। जबकि मानव संसाधन क्या है? आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका कौशल, ये सारी चीजें क्या होती है? ये मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके प्रकार के बारे में विस्तृत बात करेंगे। देखिए, तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर समझ लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसमें बिना किसी संशोधन के हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायु, हवा है। अगर आपको सांस लेना है तो क्या हमें कोई मशीन की ज़रूरत पड़ती है कि सांस को पहले प्यूरिफाई करें, उस हवा में से पहले ऑक्सीजन को निकाल के खाली ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं? तो हमें ऐसी कोई मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमें सांस लेनी होती है तो हम प्रकृति से सांस सीधा ले सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वे कहे जाते हैं जिसमें बिना अधिक संशोधन किए उपयोग में लाया जा सकता है। और उदाहरण स्वरूप 2 उदाहरण हैं, जैसे वायु और पानी। जैसे अगर आप कहीं पर घूम रहे हैं, आपको प्यास लगी है और आपको वहाँ पर नदी दिखाई दे रही है, तो नदी का पानी आप बिना किसी प्यूरीफायर के सीधे हाथों से भी पी सकते हैं। तो संसाधनों का उपयोग बिना संशोधन के अगर आप कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा अन्य संसाधन भी हैं जिसको उपयोग करने के लिए आपको कभी कभार कुछ प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे खनिज संपदा, खनिज को अगर आपको निकालना है ज़मीन के अंदर से, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ को निकालना है, कोयला को निकालना है, तो उसके लिए आपको मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कुछ संशोधन करना पड़ता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन हमें निःशुल्क ही मिलते हैं और सीधे उपयोग करने के लिए उनके लिए कुछ प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। संसाधन जो है कुछ हमें बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं और उन्हें उपयोग में अगर लाना है तो कुछ थोड़ी मोड़ी उसमें बदलाव करना है और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मशीनरी के द्वारा उसको बदलाव करके हम लोग प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेट्रोलियम भी हमें मिल रहा है, तो पेट्रोलियम जो कंपनी निकाल रही, जो भी मशीन से निकालते, तो कभी ये धरती हमसे पेमेंट तो नहीं लेती है। तो प्रकृति की आपसे उसका एवज़ में कुछ पैसे मांग रही है, तो वो आपसे पैसे नहीं मांग रही है, तो उसको आप निःशुल्क ले सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जिसका उपयोग बिना किसी संशोधन के कर सकते हैं और जो हमें निःशुल्क मिलते हैं। हालांकि सारे नहीं, कुछ हद तक निःशुल्क मिलते हैं। विस्तृत रूप से प्राकृतिक संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है। विस्तृत रूप से 2 भाग में बांटा गया है। मतलब पहला भाग है नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा भाग है अनवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। या मैं ऐसा बोल दूँ, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग आप कितना ही करते जाओ लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। और अनवीनीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिसके भंडार हमारे पास में कम है, इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। तो ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जो हमें जैविक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मिट्टी वगैरह है। और बाकी अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका सीधा जो जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं। अजैविक जिसमें जान नहीं होती है, जैसे
मिट्टी हो गया, जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जिनमें जान नहीं होती, और जैविक संसाधन जिनमें जान होती उनसे में प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया आपको? उत्पाद और उत्पत्ति के आधार पर इनका विभाजन कुछ इस तरह से। तो आज हमने 3 प्रकार के विभाजन की बात की। अभी 3 प्रकार के विभाजन मैं दोबारा से बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया है विस्तृत रूप से 2 भाग में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा विभाजन हम लोग बात करते हैं विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर इसमें आ गया आपका वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तीसरा आपका आ गया उत्पत्ति के आधार पर, जिसको हमने बोला जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन में हमने पढ़ा है कि इसको विस्तृत रूप से 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधनों की विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो एक तो कभी खत्म नहीं हो सकते और ये शीघ्रता से पुनः पूरित होते हैं, मतलब ये नवीकरणीय होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या सौर ऊर्जा जो है, सूर्य की ऊर्जा है, ये खत्म हो सकती है क्या? ये असीमित है, ये कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य की एक उम्र तय की गई है। एक तारा जो है वो 10 बिलियन साल, 10 अरब साल जीता है और सूरज की अभी उम्र 5 अरब साल हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि अगले 5 अरब साल तक सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती। तो हमें सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कितना असीमित भंडार है। तो दूसरा क्या विशेषता है इसकी कि इसके भंडार हमारे पास में असीमित है, हवा और सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगी और मानवीय क्रियाओं का भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी इंसान में इतना दम तो नहीं है कि वो सूर्य ऊर्जा को कंट्रोल कर ले, किसी भी इंसान में इतना दम तो नहीं कि वो हवा को रोक ले। हवा, सौर ऊर्जा, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिस पर इंसान का जोर नहीं चलता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है, जैसे पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लगातार हम लोग घरों से जितनी भी चीज़ें बहाते हैं नालियों के माध्यम से पानी में, नदियाँ हम लोगों ने गंदी कर दी हैं, प्लास्टिक लगातार हम लोग नदियों में भेज रहे हैं, नदियों में प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। ये आज की तारीख में बड़ा एक मुद्दा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है। तो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या हो रहा है कि इंसान की लापरवाही की वजह से हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भंडारण भले ही असीमित हो, लेकिन फिर भी हमारी लापरवाही इसमें नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में। अनवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधनों के एकदम उल्टे होते हैं। जहां मैं बोलता हूं कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आप कितना भी करो ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको सीमित मात्रा में ही करना है, क्योंकि इसके भंडार हमारे पास कैसे हैं, सीमित भंडार है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। और समाप्त होने के बाद ये दोबारा बनते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, बनते तो हैं, लेकिन हज़ारों साल लग जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल और कोयला कैसे बनता है। आपने जो कोयला और पेट्रोल देखा है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, ये कैसे बनता होगा। हजारों साल पहले जमीन के अंदर करोड़ों पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे और उन्हीं के दबने की वजह से हजारों साल के बाद वही पेड़ पौधे जीव जंतु बन गए आपके पेट्रोलियम और कोयला। तो हजारों साल लगते हैं इसको पुनः बनने में, लेकिन हजारों साल लग रहे इसका मतलब ये समाप्त तो हो सकता है जल्द ही। जैसे एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम वे अनवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग हमें सीमित मात्रा में करना है। अगर इसका उपयोग इंसान सीमित मात्रा में नहीं करेगा तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे या महंगे होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज की तारीख में आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार मैंने बोला ना, उपयोगिता, उपयोग और विकास के आधार पर क्या है। संसाधनों के वहां भी मैंने 2 प्रकार बताए थे, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है कि वहाँ पर ये इतना मिलेगा, इतने साल तक चलेगा। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल ये बोल दूँ कि भारत में कोयला अगले 300 साल में ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब भारत में कोयले का भंडार कितना है, 300 साल का कोयला हमारे पास रखा हुआ है। ऐसे ही सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी देश में जो भी भंडार होगा, अगर उसको पता है कि कितना है, तो मैं बोलूँ कि वास्तविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। अगर मात्रा ज्ञात नहीं है तो वो वास्तविक नहीं होंगे, और जिनका उपयोग अभी हम लोग कर भी रहे हैं वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे, वास्तविक संसाधन। कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में निकलने वाला कोयला, जर्मनी में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो जर्मनी का कोयला जर्मनी के देश को पता है कि कितना कोयला है। जैसे सऊदी अरब में निकाला जाने वाला पेट्रोल, सऊदी अरब से जो पेट्रोल निकाल रहे हैं उसकी भी हमें अमाउंट पता है, उसका भी मात्रा हमें पता है, तो वो भी वास्तविक संसाधन है। और झारखंड में, मध्य भारत के झारखंड में मिलने वाला यूरेनियम भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा मध्य भारत में महाराष्ट्र में भी हमें काली मिट्टी मिलती है, तो महाराष्ट्र की काली मिट्टी ये भी एक संभाव्य वास्तविक संसाधन है। काली मिट्टी ये भी हमें पता है कितनी है, कितनी मोटी परत है, कब तक खत्म हो सकती है, लगातार कितने वर्षों तक हम खेती कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, संभाव्य साधन की बात, संभाव्य संसाधन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बोला वास्तविक संसाधन के बारे में बताया, आपका उत्तर होगा कि सर वास्तविक संसाधन वह संसाधन है जिसकी मात्रा हमें पता है, लेकिन जिसकी मात्रा आपको पता नहीं है वो क्या कहलाएंगे? संभाव्य संसाधन, जिसकी मात्रा पूरी तरह से ज्ञात नहीं। ये जरूर पता है कि वहाँ पर ये खनिज पाया जाता है, लेकिन अगर मात्रा प्राप्त नहीं है तो जब तक हमको उनकी मात्रा का ज्ञात नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे संसाधन का उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं? भविष्य के लिए उसको छोड़ सकते हैं कि जब जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है उसका उपयोग कर लिया जाए, तो बाद में इन एरियो में पाए जाने वाले खनिजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे भारत में एक जगह लद्दाख में यूरेनियम के भंडार तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कितने हैं और कितने साल तक उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी संभाव्य संसाधनों की एक और विशेषता है कि इनका उपयोग हम कर सके उसके लिए हमारे पास में अभी प्रौद्योगिकी भी नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जिससे इन संभाव्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी अभी है वो इसके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इन्हें भविष्य में उपयोग के लिए रखा गया है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, संसाधन उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। संसाधनों के एक और प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक वो सर्वव्यापक, जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको बराबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा मिल रहे कहीं कम मिल रहे। जैसे आप सांस ले रहे तो आपको हवा की ज़रूरत पड़ती है, वायु जो है आप दुनिया के किसी भी देश में जाओगे तो आपको वायु बराबर मिलेगी, ऐसा तो नहीं कहीं पे आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह पर हवा बराबर मिलती है। तो हवा वो चीज़ है जो सभी जगहों पर, वो संसाधन है जो सभी जगह पर पाई जाती है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक संसाधन। स्थानिक का मतलब किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हीरा, अगर आपसे पूछूं कि हीरा कहाँ पाया जाता है, तो देखिए हीरा जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? हीरा मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पन्ना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मिलता है। तो पन्ना जिला एक विशेष स्थान हो गया। हर जगह पर हीरा, सोना, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, या यूरेनियम नहीं मिलता है। तो वह संसाधन जो किसी विशेष जगह पर मिलता है स्थानिक संसाधन कहलाता है। और वह संसाधन जो हर जगह पर सर्वव्यापक, सब जगह उपलब्ध होते हैं, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर सब जगह संसाधन एक जैसे नहीं है। संसाधनों के वितरण की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पन्ना जिले में हीरा है, तो बाकी आप जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ हीरा क्यों नहीं है? या कहीं सोना मिलता है, अगर मैं बोल दूं कर्नाटक के कोलार जो एरिया है वहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो फिर हमारे एरिया में क्यों नहीं मिलता है? दुनिया के हर अलग अलग देश में अलग अलग खनिज मिल रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिल रहे हैं। तो ये संसाधनों का असमान वितरण पृथ्वी पर होने के क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो भौतिक कारक जिम्मेदार है। वो भौतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? उसमें 3 भौतिक कारक हैं। पहला कारक है आपका भूभाग। भूभाग यानी आपके एरिया में हो सकता है कि पहले करोड़ों साल पहले यहाँ पर पेड़ पौधे दब गए होंगे, तो आपको पेट्रोलियम या कोयला मिल सकता है। दूसरा है वहाँ की जलवायु। जलवायु भी खनिज संपदा के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती है। हो सकता है आपके क्षेत्र की जलवायु गर्म या ठंडी अलग अलग प्रकार की होती है, तो जलवायु के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि वितरण अलग अलग हो सकता है। तीसरा है ऊंचाई। तो ऊंचाई, जलवायु और भूभाग, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं।
तो ये तीनों चीजें कारक है किस चीज के लिए कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण क्यों है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण है, तो दोस्तों सिंपल सा कारण है, भौतिक कारक है 3, भूभाग, ऊंचाई और जलवायु। ये आपका उत्तर हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं संसाधनों के भंडार के बारे में। ये भंडार मतलब क्या होता है? भंडार मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके घर में गेहूं रखे हुए हैं, आप क्या करते हैं कि आपके पिताजी ने क्या किया कि साल भर के गेहूं एक साथ स्टॉक कर ले कि हम लोग एक साल में इतने गेहूं, 1 क्विंटल गेहूं खाते हैं। और मान लो बैक टू बैक हर महीने बहुत सारे मेहमान आपके घर में आते हैं और खाना आपके घर में ज़्यादा बनता है, तो आपके घर में पिताजी थोड़ा चिंतित हो जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ पर गेहूं जो है वो स्टोर जो है उसका भंडार हमने जो किया था 1, 2, 3 क्विंटल जितना हमने साल भर का रखा था वो जल्द ही खत्म होने वाला है। इसका मतलब आपको पता है कि कितनी मात्रा है। तो भंडारण मतलब क्या होता है? संसाधनों की उपलब्ध मात्रा को क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। दूसरी बात, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। हर फैमिली को पता है कि 1 महीने में हमारा कितना राशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी के हिसाब से हर महीने जाकर के राशन हम लोग मार्केट से उठा के लाते हैं और वो इतने ही समय के लिए चलता है। कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग भंडार उतना ही करते हैं जितना हमें उपयोग करना है, तो हमें उसकी समय पता है। तो भंडार वो है जिससे हमें पता चलता है कि कितने समय तक इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेट्रोलियम के भंडार जो है वो बहुत सीमित है, ज़्यादा नहीं है। पेट्रोलियम वैसे भी दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है और भारत की अर्थव्यवस्था हम लोग सबसे ज़्यादा जो खर्चा करते हैं हमारे भारत की सरकार वो पेट्रोलियम पर करती है, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत कम होता है। लगभग 20% हम लोग पेट्रोलियम उत्पादित करते हैं। 80% जो पेट्रोलियम है वो हम लोग आयात करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना एक चीज़ बड़ी काम की है कि अगर कोई देश आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है तो उस देश को घाटा होगा और इसी वजह से उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। तो अगर हमारे देश को भी हमें आगे बढ़ाना है तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? हमें निर्यात पर ध्यान देना होगा। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर उगाते हैं, बनाते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में उगाए या बनाए तो हम लोग भारत के निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार आएगा। दोस्तों आगे समझते हैं, आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की संसाधनों के प्रकार में। हमने पहला प्रकार पूरा कर लिया है जिसका नाम था प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अलग अलग विभागों को हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने भाग में बांटा गया है, बाकी उत्पादकता के हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से, इस तरह से हमने उसको अलग अलग बांट के इसको पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं दूसरा प्रकार संसाधनों का। जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन जो हम खुद बनाते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि लोहा जो है, लोहा अयस्क के रूप में मिलता है और ये मिलता है ज़मीन के अंदर से। जब तक मानव इस लोहे को मशीनों के द्वारा शोधन करके लोहा अयस्क को लोहा न बना दे तब तक इसका उपयोग नहीं होगा। तो जब ये लोहा बनेगा तभी उपयोग होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि पन्ना में से आपको मान लो कोई हीरा मिल गया, तो आपको क्या लगता है हीरा सीधा मिलता होगा? हीरा से सीधा चमकता हुआ नहीं मिलता, नहीं तो कोई भी उसको उठा के ले जाएगा। हीरा पत्थर के रूप में आपको मिलेगा और उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि वो हीरा है या कोई और चीज़। तो उसमें क्या होता है, हीरे को पहले तराशा जाता है और तराशने के बाद उसकी चमक निकल के आती है और तब समझ में आता है कि ये हीरा है। तो हीरे को एक उत्पाद यानी संसाधन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? तो ये मानव की कौशल की ज़रूरत पड़ी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जो मानव अपने कौशल में उपयोग में लाए। वे संसाधन या वे प्राकृतिक संसाधन, इसकी अगर परिभाषा बनाई जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, तो आपकी परिभाषा क्या होगी? वह प्राकृतिक संसाधन जिसे मानव अपने कौशल से उपयोग में लाए या उपयोग के लिए बना दे। तो ऐसे सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित संसाधन। जैसे मशीन का निर्माण, ये एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे हम पुल, सड़क, ये सारी चीज़ बनाते हैं, ये सब क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मानव संसाधन, ये तीसरा जो प्रकार है आपका वो है मानव संसाधन। हमने 2 प्रकार पढ़ लिए, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पढ़ लिया मानव निर्मित संसाधन। और संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत जो तीसरा प्रकार आता है वो क्या है आपका?
मानव संसाधन। तो मानव संसाधन है क्या? मानव संसाधन है आपकी योग्यता। आपकी योग्यता ही आपको एक अच्छा मानव संसाधन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे मेरे दो दोस्त थे। मेरा एक दोस्त जिसका नाम, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है ललित, और एक दोस्त, मेरा दूसरा दोस्त है उसका नाम है विनोद। ये दो दोस्त मेरे हैं। तो ये ललित और विनोद जो है, ये जो ललित है इसके पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि ये मैथ्स, अगर इसको मैथमेटिक्स की किताब दे दो आप, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिससे नहीं होगा, तुरंत कर देता है, क्योंकि इसके पास योग्यता कैसी है? इसके पास मानसिक योग्यता है। तो ललित के पास, ललित कौन सा मानव संसाधन है? जिसके पास मानसिक योग्यता है। लेकिन विनोद के पास भले ही मानसिक योग्यता ना हो, लेकिन इसके हाथ में इतनी सफाई है कि कोई सा भी काम इसको आप दोगे तो बहुत जल्दी कर देता है। तो ये मेरे दोनों दोस्त के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मानव संसाधन एक योग्यता है जो दो तरह की होती है, मानसिक और शारीरिक योग्यता। ठीक है। हालांकि मानव को संसाधन मानने में मतभेद है। अब मैंने बोल दिया कि ये मानव ही खुद संसाधन है, क्योंकि उसके पास क्या है? योग्यता है। कुछ लोग नहीं बोलते कि मानव संसाधन नहीं है। अभी भी इतिहास में हम जो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग नहीं मानते कि मानव संसाधन नहीं है। संसाधन तो वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन फिर भी इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते कि मानव संसाधन नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपसे मैं ऐसा कह दूँ कि आप जब तक अपनी नौकरी नहीं करते तब तक आप पैसों के लिए, रोज़ खर्चों के लिए किस पर निर्भर होते हैं? आपके खर्चों की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? आपके पिताजी कर रहे हैं। आपके लिए अगर अब जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, यानी जब से अपने 5 साल 10 साल जब भी आपने ये आपको ज़रूरत पड़ी कि मुझे आपको खाना बनाना तो आता नहीं है, तो बच्चे खाना बनाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? आपकी माताजी पर निर्भर होंगे। तो आपकी माताजी भी क्या है? एक संसाधन है। तो माता और पिता हमारे लिए संसाधन होते हैं। तो इस बात को भले ही मतभेद हो, लेकिन नकार तो नहीं सकते। आगे की बात करते हैं। परंतु मनुष्य की जो कुशलता है वही पदार्थ को मूल्यवान बनाती है। मनुष्य के अंदर अगर कौशल है, अगर उसके पास तकनीकी ज्ञान है, तो वो किसी भी चीज़ को उपयोगी बना सकता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घर में लॉकडाउन के समय में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने घर पे बैठकर जो अनुपयोगी चीज़ें थी, जिनका उपयोग नहीं करना था होता था, उसी चीज़ों का उपयोग करके कुछ नई नई चीज़ें बनाई। तो अगर मानव में कौशल है तो वो पदार्थ खराब पड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कुछ कागज़ होते हैं, तो कागज़ों को जोड़ करके उसमें उसको कलर्ड बना करके अच्छा हम लोग एक घर को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कई लोगों ने किया भी होगा। अर्थात समझते क्या है? अर्थात कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मानव संसाधन तो है, लेकिन इस मानव संसाधन में विकास कैसे होगा? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मानव संसाधन में विकास तब होगा जब मानव अपने कौशल को बढ़ावा करे, अपने कौशल को सुधार करे या बढ़ा ले, तो उसे मानव संसाधन कहा जाए, मानव संसाधन विकास कहा जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों, अगर प्रकृति के जो संसाधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाना है तो दो तरीके हैं, जब आपके पास में कौशल हो या जब आपके पास में प्रौद्योगिकी हो। तो कौशल और प्रौद्योगिकी दो वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा प्रकृति का उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाना है, तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में जो दो चीज़ें मदद करती हैं वो है आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा, और देखिए शिक्षा के द्वारा हम लोग कोई भी नया आविष्कार, कोई विचार आ सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने के लिए। देखिए, मैग्नेट ब्रेन आप लोगों के लिए लेकर के आया है कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि आपको ऑनलाइन दी जाएगी। इसके अलावा आगे के वीडियो आपको देखना है तो आगे के वीडियो हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट में बनाएंगे, जिसको देखने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन का चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।